हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग जो एग्ज़ाम है सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का, उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये आज क्लास फर्स्ट रहने वाली है इस लेक्चर की। तो अब मैं आपके सामने हम ये क्लास करेंगे किस तरह से, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास क्वेश्चंस आएंगे आप, और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, और ये पूरे के कम्प्लीटली मतलब हिंदी में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो आपने उसका एक्सप्लेनेशन सुनना है। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तब भी आपने उसका एक बार एक्सप्लेनेशन जरूर सुनना है, क्योंकि हम उसमें काफ़ी सारे और भी फैक्ट्स कवर करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। और चलिए अपने लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति किसके द्वारा वैशाली में आयोजित की गई थी, बताइए। मुंडा, अनिरुद्ध, सुनीधा या कालाशोक। सबसे पहले आप खुद से इसका आंसर ट्राई करिए। दूसरी बौद्ध संगीति किसके द्वारा वैशाली में आयोजित की गई थी। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका हमारा सही आंसर है कालाशोक। अगर हम देखें तो जो बौद्ध संगीति का मतलब होता है ना, ये जो बौद्ध संगीति होती है, ये बौद्ध भिक्षुओं की एक बड़ी सभा थी जहां बौद्ध धर्म के नियम और शिक्षाओं पर चर्चा करते थे उस टाइम पे। ये वैशाली में आयोजित हुई थी, और वैशाली आज के समय में बिहार में है। ये आज के समय हमारे बिहार में है। अच्छा, दूसरी बौद्ध संगीति का जो संरक्षण था वो ये राजा कालाशोक ने किया था, इसीलिए हमारे मतलब यहाँ पे इसका पूछा है जो किसने करी थी दूसरी बौद्ध संगीत में आयोजित, तो इसका आंसर यहाँ पे कालाशोक है। अच्छा, इस सभा की अध्यक्षता जो थी वो सभाकामी ने करी थी। सभाकामी, ये सभाकामी जो थे एक भिक्षु थे। ये लगभग ना 383 ईसा पूर्व में हुई थी। अच्छा, इस सभा में बौद्ध धर्म के नियमों पर चर्चा हुई थी। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या भिक्षु धन रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। जो उस समय के भिक्षु लोग थे वो पैसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते अपने पास। कुछ लोग नियमों को थोड़ा आसान बनाना चाहते थे, जबकि कुछ लोग पुराने कठोर नियमों को ही सही मानते थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ ना कि इस संगीति के बाद बौद्ध संघ में मतभेद शुरू हो गए। एक समूह स्थविर बन गया, जिसे उसमें स्थविर कहने लगे। ये लोग वो होते थे जो पुराने नियमों को सख्ती से मानना चाहते थे। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कालाशोक है। बाकी हम जितनी भी बौद्ध परिषदें हुई थी, 4 बौद्ध परिषदें जो हुई थी उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, जिसका संरक्षण आजाद शत्रु ने किया था। दूसरी अगर हम देखें जो अभी हमारे क्वेश्चन में थी, तो ये वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में, जिसका संरक्षण कालाशोक ने किया था। तीसरी बौद्ध परिषद जो हुई थी वो पाटिलपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व में, जिसको संरक्षण अशोक ने किया था। और जो चौथी परिषद थी तो वो हुई थी कश्मीर में, ये हुई थी 72 AD में, एनो डोमिनो, यानी कि ईसा मसीह के पैदा होने के बाद। तो इसका संरक्षण कनिष्क ने किया था। चलिए, तो इस क्वेश्चन का तो हमारा आंसर सही था कालाशोक। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो 5 ईयर प्लान जो थी उसका क्वेश्चन है, बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोड डोमर मॉडल पर बेस्ड थी, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो जो हमारी सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये हेरोड डोमर मॉडल पर बेस्ड थी। भारत सरकार पहले देश के विकास के लिए ना 5 साल का प्लान बनाती थी, जिसको हम पंचवर्षीय योजना कहा करते थे। अच्छा, इस योजना में यह तय किया जाता था कि देश में किस क्षेत्र पर कितना ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है और कैसे कैसे विकास करना है। तो जो सबसे पहली हुई थी योजना, यहाँ पर देखिए, ये 1951 से 1956 तक चली थी, और ये हेरोड डोमर मॉडल पे बेस्ड थी। इस मॉडल का जो मेन एम था वही था कि देश की आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाना और निवेश को बढ़ाना। अच्छा, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, इसमें कृषि यानी कि जो एग्रीकल्चर है इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, क्योंकि उस समय पे देश में खाने की कमी थी, खेती बहुत ही कमज़ोर थी और लोगों को रोजगार की ज़रूरत थी। इसलिए सरकार ने खेती, सिंचाई और गाँव के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो ये हमारी 1956 से 1961 तक चली थी। ये थी बेस्ड PC महालनोबिस मॉडल पे। इसमें भारी उद्योग जो हैवी इंडस्ट्री थी और खनिज क्षेत्र, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ था। अच्छा, इस योजना के टाइम पे ना दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, इन जगहों पे बड़े बड़े इस्पात संयंत्र यानी कि स्टील प्लांट्स लगाए थे उस टाइम पे। अच्छा, इस योजना में लगभग 4.1% की विकास दर हुई थी सेकंड वाले में।
ये सारे फैक्ट एक बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन शॉर्ट आपको बताए हुए हैं, अगर आप डिटेल में देखना चाहें। बाकी अगर हम देखें यहाँ पे तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 तक, इसे गडगिल योजना भी कहते थे। इसका मेन लक्ष्य था कि 5.6% मतलब ग्रोथ रेट हासिल करना, लेकिन ये अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाई थी। बाकी हमारे ऑप्शन में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का भी एक ऑप्शन था, तो इसके बारे में अगर देखें तो इसके ये 1974 से 79 तक चली थी, और इसका मसौदा जो था वो डीपी धर ने तैयार करता, मतलब इसके ड्राफ्ट को डीपी धर ने तैयार करके दिया था। इस समय तेल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और महंगाई भी बढ़ रही थी, फिर भी इस योजना ने जैसे तैसे 4.8% ग्रोथ रेट तो अपना हासिल कर लिया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना है। बाकी जो हमारी सारी की सारी 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी, उनको इन शॉर्ट मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल पे दिया है, आपने एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। सबसे यहाँ पे लिखा है योजना काल, यानी कि जो पहली वाली जो योजना थी वो 1951 से 56 तक चली थी। इसमें जो विकास लक्ष्य था वो 2.1% था, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ था, वास्तविक में कितना विकास हुआ था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.61%। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड है। ये मॉडल कौन सा है यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें किस क्षेत्र को इंपॉर्टेंस दी हुई थी जैसे यहाँ पे कृषि, सिंचाई और विद्युत, पहले वाले में इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी हुई थी। इसी तरह से ये आपकी पूरी टेबल बनी हुई है यहाँ पे, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, खाली एक बार रीड कर लेना है। 1 से लेकर 12 तक जितनी पंचवर्षीय योजना होती है उनके इन शॉर्ट जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पे दे रखे हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार। अब शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? कथकली, ओडिसी, मणिपुरी या कथक, बताइए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जो शंभू महाराज थे वो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो जो शंभू महाराज जी थे ना, वो हमारे भारत के एक बहुत प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। उन्होंने कथक है इसको पूरे ही देश में फेमस बनाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। जो हमारा कथक होता है ना, ये एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य जिसे कहते हैं, जो कि यूपी से बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, कथक की शुरुआत ना मंदिरों में हुई थी। पहले कथावाचक या पुजारी लोग कहानी सुनाते समय हाथों के इशारे, चेहरे के भाव और डांस, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे यही ट्रांसफॉर्म होकर कथक नृत्य बन गया। अच्छा, बाद में नवाब वाजिद अली शाह, उनके समय में अवध में कथक का बहुत विकास हुआ था। अवध जो कि लखनऊ को कहते हैं, इसी कारण लखनऊ घराना जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था नवाब वाजिद अली शाह की वजह से। अच्छा, शंभू महाराज किस घराने से अगर हम देखें तो वो भी लखनऊ घराने से। अच्छा, शंभू महाराज ने क्या करा था कि अपने पिता कालका प्रसाद महाराज, चाचा बिंदादीन महाराज और बड़े भाई अच्छन महाराज, इनसे कथक सीखा था। इन्होंने इसको सिखाया था, मतलब इनको सिखाया था कथक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उनके जो बड़े भाई थे लच्चू महाराज, वो भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे उस समय के। अच्छा, अगर उनके बारे में हम कुछ और बातें देखें तो 1952 में इन्हें भारतीय कला केंद्र नई दिल्ली से जुड़े थे ये, और 1956 में पद्मश्री भी मिला था, और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी मिला था इनको। इससे भी मतलब इनको सम्मानित किया गया था। अगर हम कथक जो डांस होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें कि कथक किस तरह का डांस होता है, एक तो इसमें तेज पैरों की थाप होती है, घूमना शामिल होता है, हाथों के सुंदर सुंदर इशारे होते हैं और चेहरे के भाव होते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कथक को कथक को कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर हम भारत के बाकी क्लासिकल डांसेस देखें क्या क्या हैं, तो ये आप लोगों को एक बार याद कर लेने हैं, ऊपर से पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। भरतनाट्यम आता है तमिलनाडु से, कथक है उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी उड़ीसा का नाम पता चल रहा है, कथकली केरल का, क्षत्रिय असम का, और मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम आता है केरला से। तो ये आपके 8 शास्त्रीय संगीत हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम कथक के कुछ और फेमस डांसर देखें जो कथक डांस करते हैं, तो यहाँ पे शंभू महाराज जी, बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, मोहन राव कल्याणपुरंकर, दमयंती जोशी। तो यहाँ पे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे के सारे यहाँ पे एक बार कवर हो गए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था शंभू महाराज के बारे में पूछा था ना, तो ये कथक से जुड़े हुए थे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार अब चलते हैं। आई होप आप लोगों को मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। 1967 में अशोक चक्र वर्ग 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? अशोक चक्र वर्ग 2, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था 1967 में, बताइए। तो इसका नाम बदलकर ना कीर्ति चक्र कर दिया था। ये भारत का एक वीरता पुरस्कार है, गैलेंट्री अवार्ड जिसे कहते हैं। ये उन लोगों को दिया जाता है ना जिन्होंने बहादुरी, साहस और देश के लिए मतलब अपना बलिदान दिखाया हो। जो कीर्ति चक्र होता है ना, आमतौर पर ये शांति काल में दिया जाता है, पीस टाइम के टाइम।
यानी जब युद्ध ऑफिशियली चल नहीं रहा है लेकिन फिर भी किसी ना किसी ने बहादुरी दिखाई हो, उस टाइम पे ये दिया जाता है। ये पुरस्कार सेना के जवानों को, आम नागरिकों को, दोनों को दिया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद भी ये दिया जाता है। अच्छा, पहले हम देखें तो 1967 से पहले इस कीर्ति चक्र को अशोक चक्र वर्ग 2 ये कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदल के कीर्ति चक्र रख दिया था। कीर्ति चक्र को ना महावीर चक्र जो शांति काल का होता है उसके इक्विवेलेंट माना जाता है, जो महावीर चक्र होता है। अच्छा, इनमें लेकिन फ़र्क क्या होता है? जो महावीर चक्र होता है ये तो युद्ध काल में जो बहादुरी दिखाता है उसको दिया जाता है, लेकिन कीर्ति चक्र होता है जो शांति काल में बहादुरी दिखाता है। बाकी इसके इक्विवेलेंट ही कंसिडर करते हैं हम। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कीर्ति चक्र। बाकी यहाँ पे हमें बता रखा है अशोक चक्र। अशोक चक्र ना भारत का सबसे बड़ा शांति काल वीरता पुरस्कार है। ये बहुत बड़ी बहादुरी या बलिदान के लिए दिया जाता है। अगर हम वीर चक्र देखें, लास्ट ऑप्शन हमारा, तो ये युद्ध के समय दुश्मन के सामने दिखाई गई बहादुरी के लिए दिया जाता है। ये युद्ध भूमि में साहस दिखाने वाले सैनिकों को मिलता है। शौर्य चक्र जो होता है ये भी एक वीरता पुरस्कार है। ये तब मिलता है जब दुश्मन से सीधा युद्ध ना हो लेकिन फिर भी किसी ना किसी ने बहुत साहस दिखाया हो। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कीर्ति चक्र है। आई होप आप लोगों को इतनी सी बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊपर की ओर जाता है वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊपर की ओर जाता है? तो ये घटता है, ये कई गुना हो जाता है, नियत रहता है मतलब सेम रहता है, या बढ़ता जाता है? तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, जैसे होता क्या है, वायुमंडलीय दाब अगर हम समझें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारे चारों तरफ जो हवा मौजूद है उस हवा का भी वजन होता है, वेट होता है। हवा हमारे ऊपर जो दबाव डालते हैं ना उसको हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब जो होता है ये घटता जाता है, क्योंकि ऊपर जाने जाते हवा क्या होता है, पतली होने लग जाती है। अब ऐसा होता है क्योंकि जैसे पृथ्वी के पास क्या है कि हवा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे दबाव भी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे चढ़ते हैं ऊपर को तो हवा कम होने लगेगी। हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण, वो दूर दूर होते जाते हैं और दबाव भी कम पड़ने लगता है। और अब जब हम बहुत ऊंचे पहाड़ जैसे हिमालय इन पर जाते हैं तो वहाँ तो हवा में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो ऐसे में वायु दाब अपने आप ही कम हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में वहाँ पर परेशानी होती है और जल्दी जल्दी मतलब थकने लगते हैं। अगर हम देखें समुद्र तल, सी लेवल पर जो औसत वायुदाब होता है ना वो लगभग 1013 हेक्टोपास्कल के बराबर होता है, मिली बार जिसे हम कहते हैं। अच्छा, लेकिन लगभग हर 10 मीटर की ऊंचाई पर, जितना 10-10 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर जाने पर वायुदाब थोड़ा थोड़ा कम होता है और 18,000 फीट तक ये बहुत तेज़ी से घटता है, फिर आगे से फिर धीरे धीरे घटने लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहाँ पे हमारा वायुदाब घटने लगता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है, बताइए। एक्स किरणें, पैराबैंगनी किरणें, गामा किरणें या अवरक्त किरणें? पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत जो होती है हमें किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बताइए। तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना पैराबैंगनी किरणों से, जिन्हें हम यूवी रेस कहते हैं इंग्लिश में, अल्ट्रा वायलेट रेस। अब होता क्या है कि धरती के ऊपर ना एक गैस की परत होती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन परत। इसका सबसे बड़ा काम है कि सूरज की जो खतरनाक यूवी रेज होती हैं, पैराबैंगनी किरणें, इनसे पृथ्वी को सुरक्षित करना। यानी ओजोन परत हमारे लिए ना एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, जिसे हम सुरक्षा कवच कह सकते हैं। अच्छा, ओजोन परत जो होती है ये मेनली तो हमारी पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। ये हमारे जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, समताप मंडल, इसमें होती है। और जो सूरज से कई तरह की जो किरणें निकलती है ना, उनमें से बहुत जो खतरनाक वाली होते हैं उनको हम यूवी रेस कहते हैं। अगर ये सीधे पृथ्वी पर आ जाए तो एक तो स्किन को नुकसान पहुंचाती है, आंखों की समस्या हो जाती है और स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं। जो हमारी मतलब स्किन होती है ना, इसको बहुत डैमेज होता है ओजोन से। तो ओजोन परत इन खतरनाक ओजोन परत जो होती है हमारी ओजोन लेयर, वो इन खतरनाक यूवी रेस को ना एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। इससे किरणें पृथ्वी पर पूरी तरह पहुंच नहीं पाती और हम सेफ रहते हैं। अगर हम देखें तो कितनी टाइप की होती हैं यूवी रेस, तो हमारी जो ये यूवी रेस होती हैं ये मेनली 3 टाइप की होती हैं, यूवीसी, यूवीबी और यूवीए। तो जो ये यूवीसी होती हैं ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली किरणें हैं। और लेकिन अच्छी बात ये होती है कि जो ओजोन परत होती है इन्हें लगभग पूरी तरह रोक देती है। अगर ये धरती तक पहुंच गई तो स्किन कैंसर, हमारे डीएनए डैमेज, इस तरह की मतलब हमें परेशानियां हो सकती हैं। जो यूवीबी होती है, हाँ,
ये कुछ मात्रा में धरती तक पहुंच पाती है, मतलब थोड़ा बहुत। इससे सनबर्न या स्किन टैन ये हो जाता है, और ज़्यादा एक्सपोजर अगर इसमें हो जाए तो तब तो नुकसानदायक है। अगर हम यूवी देखें तो ये लास्ट वाला, तो ये सबसे लंबी तरंगों वाली किरणें होती हैं, मतलब ये स्किन के अंदर तक घुस जाती है और मतलब स्किन एजिंग कर देती है, इनकी बुढ़ापा जैसा रिंकल्स आने लगेंगे और स्किन को डैमेज करती है। तो ये 3 टाइप की हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। बाकी अगर यहाँ पे हम छोटा सा देखें कि एक अच्छे ओजोन और एक खराब ओजोन का कंसेप्ट है। तो अच्छे ओजोन क्या होता है ना, जो ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है और हमें यूवी रेस से बचाती है, वो तो अच्छे ओजोन होती है। लेकिन जो नीचे वायुमंडल में होती है, ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, वो खराब ओजोन होती है। यही पॉल्यूशन बढ़ाती है और स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, पैराबैंगनी किरणें होती हैं जो हमें ऊपर सुरक्षा प्रदान करती है, पैराबैंगनी किरणों से ओजोन परत। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक और बढ़ते हैं कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया, बताइए। परमेश्वरन नायर, वीवीआर सुब्रमण्यम, श्री सुमन बेरी या फिर वीके सारस्वत। किसको अभी 2023 में निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन नहीं आ सकता है। तो नीति आयोग का सीईओ ना वीवीआर सुब्रमण्यम, इनको बनाया गया। तो नीति आयोग का जो सीईओ होता है, अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा देखें, सबसे पहले वीवीआर सुब्रमण्यम जी के बारे में देखते हैं। तो ये 1987 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं और इनका केडर छत्तीसगढ़ का है। इन्होंने पहले भी कई मतलब बड़े बड़े सरकारी पदों पर काम किया हुआ है। अगर इनके काम देखें तो एक तो ये जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव रहे थे। मतलब एक मुख्य सचिव का काम होता है कि राज्य का वो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, मुख्य सचिव। तो जम्मू कश्मीर के प्रशासन को इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था। 2004 से 2008 तक ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे थे। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के प्रशासनिक और साथ मतलब सरकारी कामों में भी ये मदद करते थे, इनको उसका भी एक्सपीरियंस है। इन्होंने परमेश्वरम अय्यर, जो इनसे पहले थे, लायर नहीं यहाँ पे अय्यर, जो परमेश्वरन अय्यर है, इनकी जगह पे ये नीति आयोग के सीईओ बने। पहले परमेश्वरन अय्यर थे, और जो परमेश्वरन अय्यर है अब ये वर्ल्ड बैंक, जो विश्व बैंक है, उसमें वाशिंगटन डीसी में जो है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। अगर हम देखें तो नीति आयोग ना भारत की सरकार की एक बहुत बड़ी संस्था है जो देश की विकास योजनाएं बनाती है, राज्यों को सलाह देती है और कई तरह की नीतियां तैयार करती हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को बनाया हुआ था। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को बना था। इसने प्लानिंग कमीशन उसको रिप्लेस करा था, योजना आयोग जिसे हम कहते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इसके अभी जो प्रेजेंट अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और अभी सुमन बेरी जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जो सुमन बेरी हैं। अच्छा, नीति आयोग देश के विकास के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग योजनाएं बनाता है। जो इसका जो है एक तो लॉन्ग टर्म विजन है और शॉर्ट टर्म विजन भी है। अगर हम उनको देखें तो इसकी प्रमुख योजनाएं होती हैं। तो एक इसका है 15 साल का विजन, जो 15 साल का इसका विजन है, ये लॉन्ग टर्म प्लान होता है। इसमें देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, विकास, इन सब चीज़ों के बारे में देखा जाता है। एक इसका 7 साल की स्ट्रेटेजी होती है, ये मीडियम टर्म प्लान होता है। मतलब इसमें ये बताया जाता है कि 15 साल वाले बड़े लक्ष्यों को हासिल कैसे करना है इन चीज़ों में। एक होता है 3 साल का एजेंडा पॉइंट, एक्शन एजेंडा जिसे कहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म प्लान होता है, इसमें अगले 3 साल में किए जाने वाले जितने काम होते हैं उनको प्रिपेयर करा जाता है कि हमें क्या क्या करना है। तो इस तरह से नीति आयोग काम करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है वीवीआर सुब्रमण्यम जी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी सी बात जो मैंने बताई वो सारी की सारी यहाँ पे समझ आई होंगी। आपने नोट कुछ नहीं करना, आपने बस सारी चीज़ सुनते रहनी है। जितना आप सुनेंगे उतना आपको ईजिली चीज़ें याद रहेंगी। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है बताइए। शीरा, मूत्र, रक्त या एड्स में हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आपका साइंस का क्वेश्चन है, बायो का। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारा रक्त में पाया जाता है, ब्लड में। ये ब्लड में पाया जाने वाला ना एक बहुत ही खास प्रोटीन है। इसका जो मुख्य काम है वो शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। तो ये लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें होता है। आरबीसी जो होती हैं वो शरीर में ऑक्सीजन ले आने का काम करती हैं। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में ऑक्सीजन आती है और हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लेकर आता है। मतलब मान लो अगर हीमोग्लोबिन हमारा एक डिलीवरी बॉय है, वो उसकी तरह काम कर रहा है, जो कि ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचा रहा है और जो वेस्ट हुआ है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस लेके आ रहा है। हीमोग्लोबिन की अगर हम खास बात समझे तो इसमें ऑक्सीजन को पकड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन को आसानी से कैरी कर सकता है। ये अस्थि मज्जा में बनता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं इंग्लिश में, अस्थि मज्जा। और बोन मैरो जो होता है ना, ये हमारी हड्डियों के अंदर पे ही होता है। अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रक्त है।
अगर शिरा देखें, वेन्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो ये रक्त वाहिकाएं होती हैं ना, जो शरीर से रक्त को वापस हृदय तक यानी कि हार्ट तक लेके जाती हैं। और मोस्टली सिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त लेके जाती हैं, मतलब ऑक्सीजन को नहीं कैरी करती हैं वो। लेकिन जो हमारी एक पल्मनरी वेन होती है, पल्मनरी वेन, फुसफुसिया सिरा, ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये ऑक्सीजन वाला रक्त लेके जाती है। ये आपको याद रखना है, ये ऑक्सीजन वाला लेके जाती है, पल्मनरी वेन, फुसफुसिया सिरा। अगर हम यूरिन देखें, मूत्र, तो ये हमारे शरीर में जो गंदे और बेकार पदार्थ बनते हैं ना, उन्हें मतलब वृक्क जो होता है हमारा, किडनी, ये हमारे फिल्टर करते हैं, जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं, वृक्क। इसके बाद जो तरल निकलता है उसको ही हम यूरिन कहते हैं, यानी कि मूत्र। और मनुष्य के मूत्र में मुख्य रूप से यूरिया होता है। अगर हम एड्स देखें तो एड्स तो एक मतलब बीमारी है जो HIV वायरस से फैलती है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है। तो ये वायरस जो होता है शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं हमारे शरीर की, उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। ये बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, उन पे हमला करता है और इससे शरीर की बीमारी से लड़ने की जितनी भी ताकत होती है पूरी पूरी खत्म होने लगती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रक्त है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 में महिला एशिया कप T20 खिताब जीता? बताइए। निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 में महिला एशिया कप T20 खिताब जीता? तो ये जीतने वाला देश बना है हमारा भारत। हुआ क्या कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ना महिला एशिया कप का फाइनल जीत लिया और भारत ने श्रीलंका को इसको 8 विकेट से हराया और इस जीत के साथ भारत ने महिला एशिया कप का 7वां खिताब जीता है। ये यानी भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीमों में से एक रहा है। ये जो मैच था ये हमारा 15 अक्टूबर को हुआ था और श्रीलंका 14 साल बाद मतलब फाइनल में पहुंच पाया है। एक तो 14 साल बाद फाइनल में पहुंचा है, लेकिन वहाँ पे भी हार गया। तो उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन सिर्फ 65 रन नहीं बना पाए थे श्रीलंका। और भारत की गेंदबाजी यहाँ पे बहुत ही शानदार रहती है, आपने अगर वो मैच देखा हो तो भारत ने सिर्फ मतलब 8.3 ओवर्स में ही ना पूरा अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। यानी जो इंडिया है उसने बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ी से ये मैच को खेला था। अगर हम देखें तो भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी, मतलब सबसे अच्छी बल्लेबाजी किसने करी थी? तो ये करी थी स्मृति मंदाना ने। उन्होंने 25 मतलब बॉल्स में 51 रन बना दिए थे। इसे नाबाद पारी कहते हैं, यानी कि वो आउट ही नहीं हुई थी इसमें बिल्कुल। और अगर हम देखें तो भारत की जीत जो इसमें हुई थी उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, मतलब इंडिया किस तरह से जीती? सबसे पहले तो इनकी शानदार गेंदबाजी रही थी, तेज़ बल्लेबाजी रही थी। तेज़ बल्लेबाजी से क्या कि भारतीय बल्लेबाज जो हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी रन बना रहे थे, मैच आसानी से जीत गए थे। और यहाँ पे टीम की ना बहुत अच्छी तैयारी दिख रही थी। ये जीत दिखाती है कि भारत की जो टीम है वो आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भी बहुत अच्छी तैयारी कर रही है। अगर हम महिला एशिया कप के बारे में देखें तो एशिया का महिला क्रिकेट टूर्नामेंट है वो वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट है। तो इसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरह की टीमें खेलती हैं। ये जो हमारा टूर्नामेंट है ना, ये 2004 में शुरू हुआ था। पहला टूर्नामेंट जो है वो श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी यहाँ पर खेला गया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है भारत। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं कि निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा पटाखों के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग होता है? अच्छा, बारूद में इनमें से क्या, मतलब बारूद किन से मिलकर बनता है बताइए। केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है फाइनली। तो अगर हम समझें, जो बारूद होता है ना, ये पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल के मिश्रण से बनता है। बारूद जो गन पाउडर होता है ये एक हमारा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है, विस्फोटक पदार्थ। अगर इसमें आग लगाई जाती है तो ये बहुत तेज़ी से जलता है और गैस, गर्मी और धमाका ये सब पैदा करता है। तो जो मेनली 3 चीज़ें हैं वो हमारी हैं। एक तो ये पोटेशियम नाइट्रेट जिसको हम कहते हैं सॉल्ट पेट्रे, सल्फर और चारकोल। जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है ना, ये बारूद में ऑक्सीजन देने का काम करता है, यानी कि आग को तेज़ी से जलने में हेल्प करता है। जो सल्फर होता है ये जल्दी आग पकड़ता है और जलने की प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज कर देता है। जो चारकोल होता है ये फ्यूल की तरह काम करता है, ईंधन की तरह, यानी ये मेनली मुख्य रूप से जलता है इस पूरी प्रोसेस में। तो मान लो बारूद एक धमाका बनाने वाली अगर रेसिपी है तो चारकोल जो है हमारा यहाँ पर एक फ्यूल का काम कर रहा है, सल्फर जो है वो जलने की स्पीड बढ़ा रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये ऑक्सीजन दे रहा है और तीनों मिलकर तेज विस्फोट करते हैं। अगर हम देखें कि बारूद का आविष्कार किया किसने था तो रॉजर बेकन। जो रॉजर बेकन थे ना,
इन्होंने बारूद के बारे में जानकारी दी थी। इन्होंने यूरोप को बारूद की विस्फोटक शक्ति समझाने वाले शुरुआती लोगों में से माना जाता है। इन्होंने यूरोप में जाके लोगों को समझाया था, मतलब वहाँ के साइंटिस्ट को, कि बारूद किस तरह से काम कर सकता है। तो बाद में बारूद आने से पहले, मतलब जब बारूद नहीं आया था तो उससे पहले क्या है, आग लगाने वाले हथियार, फिर जलाने वाले पदार्थ, इन चीज़ों का यूज़ करते थे। अच्छा, बारूद को हम काला पाउडर यानी कि ब्लैक पाउडर भी कहते हैं। और 19वीं सेंचुरी में आगे चलकर नाइट्रोग्लिसरीन, TNT और धुआं रहित पाउडर इस तरह के विस्फोटक बन के आए थे। तो यहाँ पे हम लोग से बेसिकली पूछा होता है कि बारूद में क्या क्या होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। तो चलिए हम अपनी अब क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करने का, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लेना। अब हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक हम अपने इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।